वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी, बयानात, इल्ज़ामात और अफवाहों का सिलसिला तो अरसे से ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो भी बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट कुरम में कबायली झड़पों में अब तक आज जो 11वां दिन है, अब तक जो है वो झड़पें जारी हैं और झड़पों में आज के दिन में अगर बात करें तो 6 अफराद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं और 8 जख्मी हुए हैं। ये सिर्फ आज की बात है। कुल अगर मिलाएं तो इन झड़पों में इस वक्त तक 130 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अब एक तरफ सूबे में ये हालात हैं और दूसरी तरफ पीटीआई की सूबाई हुकूमत है जिसकी तरजीहात ही अलग नज़र आ रही हैं और वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो नज़र आती है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत का फोकस अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद का हसूल नज़र आता है। पीटीआई मकासद के हसूल के लिए तो हर कानूनी और गैर कानूनी रास्ता, यहाँ तक कि तसादुम का रास्ता भी अपनाने से बाज नहीं रहती, लेकिन इस वक्त पीटीआई बौखलाहट का शिकार और मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करने की पोजीशन में नज़र नहीं आती। अब खबरें ये हैं कि पीटीआई ने सियासी जमातों से राब्ते का फैसला भी कर लिया है और पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी गौर व फिक्र कर रही है। यहाँ अहम यह है कि जहाँ एक तरफ पीटीआई की सियासी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कहीं सूबे में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं तो कहीं पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर पीटीआई टकराव की पॉलिसी अपनाती है तो हुकूमत के लिए भी लगता है कि फैसला लेने में काफ़ी मुश्किलात नज़र आती हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी की जो करारदाद है वो जमा तो हो गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी है। दूसरी जानिब सूबे में अगर राज की बात करें तो गवर्नर राज लगाने के हवाले से एएनपी और जेयूआईएफए और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी फिलहाल मुखालिफ ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो कोई सख्त फैसला जो है वो इतनी आसानी से ले सके। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साथ ही साथ हमें आमिर ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो प्रोड्यूसर साहब के मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम आमिर ज़िया साहब से करते हैं। आमिर साहब, ये बताइए कि विद ईच पासिंग डे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ख़राब से ख़राब तर जो है वो होती जा रही है। अब 18वीं तरमीम की बात की जाती है। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है वो माना जाता है, लेकिन इसमें जो सिचुएशन है जहां जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इनएप्ट नज़र आ रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 18th अमेंडमेंट का हवाला दे रही है, क्या इस तरह जो सूबे के अवाम हैं उनको बेयारो मददगार और बिलखुसूस कुरम एजेंसी के जो अवाम है उनको बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता है? कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी है ना, बड़ा गंभीर चैलेंज हो गया है। नवंबर 22 के 2022 से मैं अदद शुमार देख रहा था, हमारी फौज की, पाक फौज की सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जो शहादतें हुई हैं, जवानों की हुई हैं, वो तकरीबन 1100 हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है किसी भी मुल्क के लिए। और हमें दो तरह के, मतलब कई तरह की दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है। एक तो तंग नज़र कौम परस्त हैं कि जो कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा फाल हैं। फिर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है टीटीपी का चैलेंज हमारे सामने दरपेश है। फिर हमारे यहाँ जो एक सेक्टेरियन फिरका वाराना मसाइल होते हैं वो अपनी जगह हैं। अच्छा, इसका जो इदराक है, जितना नेशनल मीडिया के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए इस मसले के ऊपर, जितनी फेडरल गवर्नमेंट की, वफाकी हुकूमत की होनी चाहिए और सूबाई हुकूमतों की होनी चाहिए और हमारी सिविल सोसाइटी की होनी चाहिए, वो नहीं है बदकिस्मती से। आप इस बात का अंदाजा करें कि हमारे यहाँ कितने लोग शहीद, कोई और मुल्क होता तो एक तूफान मचा हुआ होता है कि रोज डेली की 2-4 शहादतें हो रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर आज भी अगर आप देखिए, जो मैं फिगर देख रहा था आज के जो प्रेस रिलीज आया ISPR का, 2 मजीद हमारे, एक कैप्टन शहीद हुए और एक और जवान शहीद हुए हैं, तो कोई मामूली बात नहीं होती। अच्छा, उसके तौर पे बतौर एक समाज के, बतौर एक रियासत के, हम लोग क्या करें उसके लिए और हमारी तरजीहात में कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर ये कहना, वफाकी हुकूमत अगर कहे जी सूबाई सब्जेक्ट है, हमें पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसमें जितने काइनेटिक ऑपरेशन थे वो पाक फौज उसको लीड कर रही है, और लेकिन जो सिविलियंस को करने का काम है वो नहीं कर पाते। वो चाहे मदरसा नेशनल एक्शन प्लान, हमने आपके प्रोग्राम में, जब आप पहले भी पीटीवी में होती थी उस जमाने से हम बात कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं होता। अब नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात हो रही है। वो रिफॉर्म्स जो करने हैं वो वाकई हुकूमत को करने होते हैं, वो फिर सूबाई सतह पे होने होते हैं।
हमारे यहाँ दहशत गर्दी या ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें बाकी हुकूमत का किरदार है। हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट सूबाई बहुत कमजोर होता है। सूबाई जो हमारी इंटेलिजेंस है, उस पर इतनी पैसे नहीं लगाए जा रहे होते, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी हो, सबकी एक ही हालत है। अगर वहां पर पाक फौज जो है सिक्योरिटी फराहम ना कर रही और हमारे पैरामिलिट्री ट्रूप्स ना हो, तब तो आप सोचिए कहाँ अंदाजा होगा। आप 20 बरस से ज्यादा हो गए, बल्कि इससे भी ज्यादा, कराची में पैरामिलिट्री रेंजर्स हैं, और हमारी सिंध पुलिस इस काबिल नहीं होती कि उनको रिप्लेस कर सके। तो मेरे ख्याल में ये हमारे एक मुश्तरका लम्या है कि उसमें हम सिर्फ ये कहें कि जी सूबाई हुकूमत जो है जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, बतौर हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है कि जितनी बड़ी तरजीह होनी चाहिए। आप सोचें कि जब राहील शरीफ साहब के जमाने में ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो दहशत गर्दी को बिल्कुल हमने पिछले सफों पे लाकर फेंक दिया था, और पाकिस्तान पहली रियासत बना था कि जिसने होम ग्रोन दहशत गर्दी का मुकाबला खुद किया, और हम लोगों ने तकरीबन शिकस्त दे दी थी। लेकिन फिर हमारी नजरें बॉल से हट गई, और हमने देखा बाजवा साहब का जो सेकंड टर्म आता है उसमें फिर एकदम स्पाइक होता है, और वो बिल्कुल रिलेटेड है हमारे मुल्क के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ। जब तक हमारे तमाम खाने सही नहीं होंगे, नेक्टा को फाल करने की बात हो रही है। आप सोचें, अंदाजा करें, अभी मैं बयान पढ़ रहा था वजीर आजम वफाकी हुकूमत का कि जी नेक्टा को फाल करेंगे। भाई पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? तो ये तमाम काम करने के, और इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ जब सियासी कारकुनों को दहशतगर्द कहेंगे, और हम दहशतगर्दों को मतलब है फिर दहशत उनको कोई और नाम देंगे, तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो हमें एक थिन लाइन है इस चीज के अंदर। मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर हारिस भी इस पे अच्छी रोशनी डाल सकेंगे कि हमें जो है बहैसियत एक रियासत के, और तमाम रियासती इदारे सिविल सोसाइटी को मिलकर इस तफरीक का मुकाबला करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग अभी तक वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया बदकिस्मती से, जो हम कर सकते हैं जनाब। ठीक। बट आमिर ज़िया साहब, ब्रिगेड साहब के पास जाने से पहले मैं ये आपसे जानना चाह रही थी, बेशक सिविल सोसाइटी, मीडिया, हम सब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स एट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कराची में रेंजर्स हैं, अगर रेंजर्स जो हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, फौज जो है वो हमें सिक्योरिटी फराम ना करे, तो बाकी सूबों में भी, पंजाब में भी हालात ख़राब हों। लेकिन ये तो एक ऐसा सूबे में जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हो रहा है, वो तो उनकी तरजीहात ही और नज़र आ रही हैं। मतलब मैं आगे जाके इस पर बात भी करूँगी। अब 11वां दिन है कि वहाँ पर जो है वो एक खून रेजी जो है वो चल रही है, लेकिन क्या एक भी मिनिस्टर उठकर गया उनके ज़ख्मों पर जो है वो मरहम रखने के लिए? कोई एक भी मिनिस्टर गया? नथिंग। सो ये तो चीज़ें हैं। मतलब एज ए ब्रिगेडियर साहब के पास भी जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगेन आमिर ज़िया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करती हूँ। जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी या उसके खिलाफ जो जितने ऑपरेशंस थे राहील शरीफ साहब के टाइम पर पोस्ट APS, उसमें सब ने जो है मीडिया समेत हम सब एक ही पेज पर थे, हम सब ने अपना किरदार अदा किया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। बट एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त जो KP में हो रहा है, बिलखुसूस जो कुरम में हो रहा है, वफाकी हुकूमत कहती है 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सूबाई हुकूमत जो है उसकी तरजीहात हमें नज़र ही आ रही हैं कि वो किधर जा रही है और क्या वो बातें कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे दोनों जो हैं वो मतलब अपने आप को तो एक तरह से जो है वो स्ट्रगिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसमें अवाम का क्या कसूर है? उनको बेयारो मददगार इस तरह छोड़ा जा सकता है? डॉक्टर मारी, ये बहुत हैरानकुन बात है कि कुरम में जो हुआ और पाराचनार में जो हुआ, एंड दैट वाज द राइट टाइम। PTI के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इनके चीफ मिनिस्टर वहाँ पर जाते अपनी टीम को लेके, बजाय इसके कि इस्लामाबाद की तरफ वो आते और धावा बोलते। ही शुड हैव गॉन देयर और वहाँ रिजॉल्व करें। आपके अवाम ने आपको मैंडेट किस बात का दिया है? दैट आप अपने सूबे के लोगों का ख्याल करें, उनकी फलाह बहबूद का ख्याल करें, उनकी सेहत का ख्याल करें, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, अमन अमान, ये आपका काम है। और आप, मैं हैरान हूं कि अभी तक वहां पर कोई नहीं गया। इमेजिन करें आप। लेकिन इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की। ये जब ऐसे मसाइल होते हैं तो सेंटर प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू द प्रोविंस। तो अगर आपने प्रोविंस को लेट डाउन करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसलिए एवरीबडी हैज टू प्ले देयर पार्ट। और इसमें देख, अभी भी आज कैप्टन सोहेब शहीद हुए हैं, इससे पहले मेजर हसीब हुए, फिर कितने हमारे ऑफिसर, 1100 जो भी आमिर बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 रेजिमेंट स्ट्रेंथ यू हैव लॉस्ट। और हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को कोई फिक्र नहीं है। ये ब्रंट कौन फेस कर रहा है? चीफ ऑफिसर जनाब से मुनीर एंड हिज पूरी आर्मी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज। एवरीबडी हैज टू प्ले पार्ट ऑफ इट। जब हम कहते हैं अज़्म इस्तेकाम का मतलब ये है कि पूरी कौम खड़ी हो जाए। यू फाइट वेदर इंटरनल एनिमी और आउटर एनिमी, यू फाइट एज ए नेशन।
جب تک عوام فوج کے ساتھ حکومت کے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور جتنے بھی ہیں اینڈ سول سوسائٹی دے مسٹ فیل اے پنچ آف شہادتیں جس طریقے سے ہمارے نوجوان جوان شہید ہو رہے ہیں، تو اس کو وی کینٹ اگنور اٹ. اور خاص طور 100 لوگ پارا چنار میں ہو گئے. مجھے بتائیے آپ اسلام آباد موو کر گئے ہیں، واٹ دا ہیل یو ور ڈوئنگ؟ آپ نے کیا گین کیا؟ مجھے پیٹی سے ایک سوال ہے، آپ اسلام آباد گئے، آپ ریڈ لائن میں چلے گئے، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا، واٹ ڈیڈ یو اچیو؟ پارٹی کو آپ نے ڈسرے کر دیا، پارٹی کو آپ نے منتشر کر دیا، پارٹی کا مورال ڈاؤن کر دیا. انوسینٹ لوگ اس میں آئی وڈ سے 90% وہ ہوں گے جو بیچارے وہ اشتعال میں انسٹیگیشن میں آپ کے ساتھ چل پڑے. 10% وہ لوگ ہوں گے جو اشتعال انٹرجیکٹنگ اس پہ ڈیٹیل میں آگے جا کے جو ہے وہ بالکل بات کریں گے، بالکل اس کی ڈیٹیل میں جا کے بات کریں گے. لیکن عامر صاحب کی طرف آتی ہوں واپس. اینڈ بیفور دیٹ مجھے ذرا میں آپ کو آج کی جو سی ایم صاحب نے جو ان کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے کیا اس میں کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں. اے پی سی کے حوالے ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. صاحب کا تو ایک کام ایسے ہے نہیں، وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے، کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے. وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں، بیچارے کی فوٹو نکالنی ہوتی ہے، ویڈیو بنانی ہوتی ہے، کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. صاحب کا تو ایک کام ایسے ہے نہیں، وہ ویلا بیٹھا. اچھا اس پہ بھی عامر ضیاء صاحب 130 لوگ اب تک جو ہیں وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں. 186 سے آبویسلی فگر اوپر ہی ہوگا، جتنا رپورٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس سے اوپر ہی ہوتا ہے. 186 اس وقت آفیشیل فگر آ رہا ہے جو انجرڈ ہیں ان 11 دنوں میں. اور جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، ایک بھی اس وقت جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیو وہاں پر، when I say representative I'm not saying کہ جی بیوروکریسی پولیس، لیکن کوئی منسٹر، کوئی چیف منسٹر، کچھ بھی جو ہے وہ کوئی نہیں وہاں پر گیا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا. اور ابھی بھی اے پی سی بلانے کا وہ سوچ رہے ہیں. اور اس میں بھی لگتا ہے کہ جیسے ٹگ آف وار چل رہی ہے کہ نہیں گورنر نے کیسے اناؤنس کر دیے تو میں کام کروں گا. ابھی بھی ہم سوچ ہی رہے ہیں. وہ ناسور بن جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں پارا چنار 1995 میں گیا تھا پہلی مرتبہ اسی قسم کے. اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ قتل و غارت گری ہوئی تھی اور اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ آ کر مطلب شہید کر دیا گیا تھا. پھر جب ابھی وائلنس ہوا تھا تو یہ کوئی نیا زخم نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں بھی ایک ٹمیٹو وار ہوا کرتا تھا، ٹماٹر کی جنگ کے سڑکیں جس طرح آج روکی ہوئی اس زمانے میں بھی روکا کرتے تھے. آپ سوچیں 30 سال ہو گئے اور وہ مسئلہ ہم لوگ حل نہیں کر پائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اجتماعی فیلئر گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. کوئی نیا مسئلہ نہیں ہوا. پہلی مرتبہ پارا چنار میں خریدی نہیں ہوئی ہے. وہاں پر سب کو پتا ہے کہ جی ویلی کے اندر کون لوگ ہیں، پہاڑوں کے اوپر کون لوگ ہیں، اور اس پہ وہ اکنامک لڑائی ہے جس پہ سیکٹیرین کلر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، دیگر جو اور آپ وہ ہیں نا، ان کی بھی انٹرفیرنس سے اسلحہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ بالکل آپ نے درست فرمایا، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو پہل کاری کرنی چاہیے تھی. اور یہ مقابلہ نہیں کون اے پی سی بلائے گا. بات ہی کہ اے پی سی بلا کر صرف یہ نہ ہو کہ نشستن گفتن برخاستن والی بات نہ ہو، بلکہ واقعی بالکل ٹھیک ہے. میننگفل ایک آپ ڈیبیٹ کریں، مسئلے کی جڑ تک پہنچے، اس کو حل کرائیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جب رپورٹنگ شروع کی تھی 1990 میں، اس وقت سے لے کے ہمارے وہی مسئلے اب تک چلے آ رہے ہیں. فال فید ہو گئے، ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر آ رہی ہے، نئے بچے آ گئے کام کرنے کے لیے، مسئلے ہمارے ویسے کے ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سوچیں کہ اجتماعی، پھر میں کہوں گا کہ بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے حکمراں اشرافیہ، میں لفظ استعمال کروں، حکمراں اشرافیہ کا اجتماعی فیلئر ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک حکومت کا نہیں ہے. ایک تسلسل چلا آ رہا ہے. آج وہ گنڈا پور، اچھا لب و لہجہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی گنڈا پور کا آپ نے گنڈا پور صاحب کا ساؤنڈ بائٹ سنایا. اب واقعی حکومت کے لوگوں کی بات دیکھ لیں. مطلب ایک بات آپ جوڑنے کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے تو کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ وزیر اطلاعات ہمارے وفاقی ہوں، چاہے ہمارے مطلب کوئی اور وفاقی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں نا، جو ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو شیر و شکر کرے، لوگوں کو جوڑے کہ بھائی پاکستان کو گمبھیر مسائل کا سامنا ہے، ہمیں اپنی ریاست کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے. وہ ہمارے یہاں ترجیحات ہیں نہیں. انتقام در انتقام کی سیاست چل رہی ہے. تو اقبال کے نا زمانے میں پنپنے کی پھر یہ باتیں تو نہیں ہیں. یہ ہم پھر زمانے میں پنپ تو نہیں سکتے. تو میں پھر وہی آخری جملہ پھر دہرا رہا ہوں کہ حکمراں اشرافیہ کا فیلئر ہے. اور یہ جب تک ہم کمر نہیں کس لیں گے اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے. بلا لیں اے پی سی، چاہے گورنر بلائیں، چاہے قطع کلامی کی معافی، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں اپنی ایک کمر کسنی پڑے گی. آپ اپنا 90 سے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے جب سے شروع کیا مسائل ویسے ہی ہیں.
मैंने आपके बाद 2008-9 में हमने जब शुरू किया, मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। बस हम दुआई कर सकते हैं कि हम इन मसलों से जो है वो जल्दी निकल जाएं। नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ चलती हूँ। मलिक साहब, आपके आने से पहले जो है वो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गंडापुर साहब ने की थी, बिल आखिर उनको मेरा ख्याल है होश आ गई, और लेकिन अभी भी वो ये बात कर रहे हैं कि जी अगर एपीसी बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, ये चीफ मिनिस्टर, ये गवर्नर जो है ये क्यों बुलाएगा, और वो अभी सोच ही रहे हैं कि क्या करना है। उनको अभी भी जो है वो क्लैरिटी लगता है नहीं नज़र आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मलिक साहब आपकी ऑडियो में शायद कोई इशू आ रहा है, शायद गालिबन आपका माइक शायद म्यूट, अगर वो चेक कर लीजिए। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि जी अगर इतना टाइम जो है वो गुजर गया है, 11 दिन गुजर गए हैं, तो फिर इस वक्त की बात कर रहे हैं, 11 दिन गुजर गए जिसमें हम 130 कीमती जाने जो हैं वो गंवा चुके हैं। अराउंड 200 पीपल हैव बीन इंजर्ड इन दीज 11 डेज, और चीफ मिनिस्टर अभी भी सोच रहे हैं कि हम एपीसी अगर बुलाऊंगा तो मैं एपीसी बुलाऊंगा। ये गवर्नर कौन होता है एपीसी बुलाने वाला? मेरा ख्याल है इट्स टाइम दैट वी मूव पास्ट आवर पेटी ईगोज, और जो सूबा है उसका हम ख्याल करें। अभी भी वहाँ पे देखें, आई मीन आज की दुनिया में ये आपकी बेयर नेसेसिटीज़ हैं कि आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इसमें पारा चनार में जो है वो सस्पेंडेड है, फिर उसके बाद आप देखें जो रोड नेटवर्क्स हैं वो सस्पेंडेड हैं। तो मतलब एक बिल्कुल ही एक आप समझे कर्फ्यू की कैफियत जो है वहाँ पे वो नज़र आती है, नॉट इम्पोज्ड कर्फ्यू बट अदरवाइज एक सिचुएशन जो है लॉकडाउन वहाँ पे नज़र आता है। तो इट्स हाई टाइम दैट वी मूव पास दिस, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे जो है वो ब्लेम गेम खेलें, और अभी भी हम सोच ही रहे हैं कि इस मसले को कैसे जो है वो रिजॉल्व करना है। आपको सूबे की आवाम ने मैंडेट दिया है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको डिलीवर करें, ना कि आप हर हफ्ते जो है वो यलगार का प्लान नया अनाउंस करते हैं। मलिक साहब, ओवर टू यू। सही बात की आमद दिया साहब ने, हमारी जो इशराफिया है उसकी तरजीहात ही बड़ी मुख्तलिफ हैं। अब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि अगर वज़ीर आला और गवर्नर ये बात करें कि जी अगर एपीसी बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, ये वो बुलाएंगे मैं बुलाऊंगा। हम इन सियासी जो है वो झगड़ों में और नंबर स्कोरिंग में पड़े हुए हैं, और हमें इस बात का एहसास नहीं है कि कितने रोज गुजर गए, वो सारा एरिया जिस दहशत गर्दी की लपेट में है, शायद ही कोई ऐसा यदि हो जो उसकी मजम्मत न करे और किसी को तकलीफ न पहुंची हो। और ये बात भी आमिर साहब की दुरुस्त है, ये आज का मसला नहीं है, साल हाँ साल बीत गए, तमाम इस एरिया के अंदर लोगों को पता है, हर जगह का पता है कि किस जगह पे ये झगड़े होते हैं, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी वजह क्या है। क्या कभी किसी हुकूमत ने सोचा कि वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दें, वहाँ चेक पोस्ट ऐसी लगा दी जाए, वहाँ इंटेलिजेंस का नेटवर्क बेहतर किया जाए, ताकि इस किस्म के वाकयात की पेश की अगर इतला हो तो उसकी रोकथाम भी हो सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो हर चीज सियासत की नजर कर दी जाती है। अब जो एपीसी बनाने वाले वज़ीर आला साहब हैं, वो तो अपने सूबे की उनकी जो हालत है वो आपको पता है, वो खुद रात के वक्त जो है वो अपने इलाके में मूव नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी खराब है कि पुलिस रात को अपने थानों में अपने आप को बंद कर लेती है, और फिर गिले शिकवे क्या करते हैं, सारा दिन कंपेन चलाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ, और जो वहां पे नारे लगते हैं उनमें जाके शामिल हो जाते हैं, फिर जरगा बुलाने की बात करते हैं। यानी आप एक दिन भी वहां की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर नहीं सकते अगर वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस निकल जाए एरिया से। क्या आपने पुलिस को वहां पे बेहतर किया, पुलिस रिफॉर्म्स की? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन वहां बेहतर की? क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन से इकदाम उठाए? हत्ता के सीटीडी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, अगर आप उसको चेक कर लीजिए, वो दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा कम फोर्स केपीके के अंदर है। यानी जो सबसे ज्यादा जिसमें चैलेंज है आपको केपीके में, वहां आपने काउंटर टेररिज्म के ऊपर कितना काम किया है, कितना बजट एलोकेट किया है, कितनी आपने जो सीट खाली है उसमें आपने भर्तियां की हैं। 1% इजाफी मिलता है खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद देखिए किस हद तक है। मैंने बताया ना कि जो आपने फोर्स तैयार की वहां से टेररिज्म के हवाले से, उसकी सूरत हाल आपके सामने है। आप किसी बड़े ऑफिसर से बात करें, वो आपको बता देगा कि वहां पे हमारे यहाँ इस पे फोकस ही नहीं है कि हमने जो सीटीडी है उसको किस तरीके से टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए हमने उनको उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, हमने उनको फैसिलिटेट करना है, हमने उनको गाड़ियां देनी है, फिर नेटवर्क से जो इंटेलिजेंस नेटवर्क शेयरिंग है उस पर हमने काम करना है। आप तसव्वुर कीजिए ना कि आज भी हम नेशनल एक्शन प्लान
जिस पे अमल दरामद होना था 50% तक मदारस हम रजिस्टर्ड ही नहीं कर सके। और जो 50% रजिस्टर्ड मदारस हुए हैं वहाँ सिर्फ ये तादाद रजिस्टर्ड हुई है कि इतने बच्चे पढ़ते हैं और इतने टीचर हैं वहाँ पे। किसी और के क्वाइफ भी नहीं है कि ये बच्चा कहाँ से आया, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, उसका ऑडिट क्या होता है, कोई उस पर कोई आज लेकिन तक कता कलामी की माफ़ी, ये एक कलेक्टिव फेलियर है। ये सिर्फ हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं कह सकते। वो जो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन थी, वो तो उन 20 नकात की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो पूरे मुल्क पे जो है वो लाजिम था। अभी कुछ देर पहले आमिर ज़िया साहब जो है वो बात कर रहे थे कि अभी भी फिर बात हो रही है नेक्टा को फाल करेंगे। मुझे याद है 2014 में जो ये 20 पॉइंट आए थे उसमें गालिबन कौन सा 10वां या 11 पॉइंट था कि जी नेक्टा को हम फाल करेंगे। वो आज तक नेक्टा फाल ना हो सका। तो दिस इज अगेन इन द लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम एक कलेक्टिव फेलियर है। डॉक्टर मरिया ब्रिगेडियर हारिस साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपके निगरान सिंध के वज़ीर दाखिला रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि वहाँ पे क्या ये चीजें तय की गई थी उनको पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। वहाँ काफी हद तक बेहतर है। देखिए सिंध में इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, पंजाब में इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अमल दरामद हुआ नेशनल एक्शन प्लान पे वो KPK और बलूचिस्तान से कहीं ज्यादा है इन दो सूबों में। जहाँ चैलेंज है, जो इलाके आपके इस दान ऑर्डर की सूरत जहाँ खराब है, वहाँ तो ज्यादा बेहतर काम होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारा फोकस ही वहाँ पे नहीं है। देखिए आज इवन पॉलिटिकल हुकूमत की बात अगर होती है तो अब तो आवाजें वहाँ से ये भी उठ रही हैं कि भाई हमने क्या जलसे जुलूस करने हैं। अराकीन असम्बली अपने हलकों में जाते हैं, लोग उनसे सवाल करना शुरू हो गए हैं कि भाई आपने जो मंशूर दिया था, जो आपने परफॉर्मेंस की बात की थी, वो कहाँ है? क्या हमें हर रोज आप जलसों में बुलाते रहेंगे? हर दूसरे दिन एक तकरीर आ जाती है हम इस्लामाबाद दोबारा जाने वाले हैं, हम इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। और फिर दूसरी मैं आपसे आखिरी एक बात अर्ज कर दूं, यानी जिस सूबे के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब हैं, वो कहते जी कोई पुरतशद्दद जो है लोग हमारे साथ शामिल नहीं थे, ना हथियार थे, ना सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। उनकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो इशारे कर रहे हैं अपनी फोर्स को कि हवाई फायरिंग शुरू कर दो। यानी इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इशारे कर रहा है, क्या फायरिंग? मलिक साहब ये छोड़ दें। आपको मेरे ख्याल है पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया था, और अगर प्रोड्यूसर दिखा सकते हैं तो बाकायदा एक लेटर जो है वो जनरेट हुआ था जिसमें कहा गया था हमें एडिशनल चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हमें 1500 लोग चाहिए जो कि आम कपड़ों में मलबूस हों, जो यूनिफॉर्म में ना हो। उससे इट्स किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन के एक तो दिखा सकें कि लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा ये कि लोग तो ऑब्वियसली जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर की, तो वो तो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी मलिक साहब जो बात कर रहे हैं कि जी CTD की इक्विपमेंट के हवाले से, उनको प्रॉपरली इक्विप करने के हवाले से, तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है CM KPK की। प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुनवाइए और मैं ज़रा ब्रिगेडियर हारिस साहब की तरफ जाऊँगी। फौरन से पहले काली पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज हम कर रहे हैं इनके लिए, ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। 300 किट्स की इनको शॉर्टेज थी, तमाम 300 किट्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे। 16 मज़ीद स्नाइपर्स चाहिए थी, वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा। उसका स्नाइपर के पैसे भी कल रिलीज़ हो जाएंगे, व्हीकल्स के पैसे भी कल रिलीज़ हो जाएंगे। ब्रिगेड साहब 14 सालों में जिस तरह अभी बात कर रहे थे मलिक साहब, 1% एडिशनल NFC में से निकाल के दिया गया इनको, एंड दैट्स लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 600 अरब रुपए जो है वो दिए गए हैं। इस वक्त भी ये कहना कि जी हम ये कल ले लेंगे, कल आ जाएंगे पैसे, कल हो जाएंगे, अब तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? आई मीन खुदा ना खास्ता किसी बड़े सानिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई सानिया होगा, मेरे मुंह में खाक किस तरह की कुछ चीज़ हो, लेकिन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ब्रिगेडियर हारिस साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही। आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आती हूँ, सेम क्वेश्चन टू यू। आर वी वेटिंग कि कोई कॉलोसल डैमेज होगी फिर हम करेंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे? ये कल क्या है? कल हो जाएगा सब कुछ? देखिए डैमेज तो हमारा जो नुकसान है वो तो रोज हो रहा है, मतलब है। और कितने नुकसान का इंतजार करेंगे? कितने लोगों को शहीद करवाएंगे? कितने मासूम शहरी, कितने सिक्योरिटी एहलकार? आपका पूरा जो है लगता है कि रियासत जो है वो हर तरफ से कहते हैं ना हमलों का शिकार हो रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और दहशतगर्दी का चैलेंज जो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे नहीं होगा, इसके लिए बड़ा कहते हैं ना कि बैठकर तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत और वफाक का एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, रियासती इदारों का उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। देखिए ना कि सरहदों की निगरानी कौन कर रहा है? वहां पर पैरामिलिट्री होते हैं या हमारे रेगुलर ट्रूप्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादातर हमें पता है कि KP में, बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो बैरून मुल्क से, अफगानिस्तान से इस्तेमाल किया जा रहा है,
ठीक है ना, वहाँ पर भारत की वो है इन्वॉल्वमेंट है अच्छी खासी ना। फिर लेकिन फिर जब यहाँ पर जब अंदर आ जाते हैं, शहरों के अंदर आ जाते हैं, हमारे कस्बों में देहातों में, तो पुलिस की होती है। फिर वहाँ का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जो कि सिविलियन अथॉरिटीज के तहत मातहत काम करता है, आईबी जो सिविलियन अथॉरिटीज के तहत मातहत काम करती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे यहाँ वो काम हो नहीं पा रहा है। मतलब है कि सारी चीजें इन टेंडम चलेंगी तो काम होगा। आप ये कहें जी सिर्फ फौज ही काम करती रहे, तो मेरे ख्याल में कोई भी फौज अकेले नहीं कर सकती। उसको वफाकी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। अब ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत के अपने मसले हैं, और वो उनकी, मैं नहीं समझता कि उस तरह की तरजीहात है, वो फोकस है, वो बयानी की लड़ाई है कि जिसमें वो पहलकारी कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरह सूबाई हुकूमत बहाली जंग है। तो जब तक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा, हम अपनी सियासत का कंट्रडिक्शन दूर नहीं करेंगे, हम इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, और फिर कुछ अरसे के बाद फिर मतलब है खुद ही चीजें रुक जाती हैं। फिर उसके बाद टेररिस्ट रीग्रुप होता है, फिर वो कोई बड़ी कार्रवाई कर देता है, फिर हम बात करेंगे, फिर कोई एपीसी होगी, और ये साइकिल हमने कितनी मरतबा देखा है और कितनी मरतबा और देखेंगे। तो बार बार एक ही चीज हो रही है, एक ही ड्रामा हो रहा है, और हम लोग जो है अकल के नाखून नहीं ले रहे हैं। और उसमें बेशक आज वज़ीर आला गंडापुर है, कल कोई और होंगे, उससे पहले कोई और था, लेकिन हासिल जमा अगर आप करें तो नतीजा वही निकल रहा है। ठीक है ना। तो जब तक नतीजा नहीं बदलेंगे, आप तरीके वारदात अपना नहीं बदलेंगे, तो हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे। आप कीजिएगा। बिल्कुल, अगर तरीका वारदात जो है वो वही रहेगा और नहीं बदलेगा, तो इसी तरह की बातें रहेंगे, जो कि हम पता नहीं कितने सालों से और कितने प्रोग्राम्स इस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक चीज़ तो क्लियर है कि इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, वो डिमांड करती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत मिलकर बैठे इस मसले को हल करें। लेकिन फ्लिप साइड ये है कि जब 24 नवंबर जैसी कॉल्स दी जाती हैं, तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी। मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। मलिक साहब, ये जो 24 की कॉल थी, इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो सारा स्पेशली जो सूबे में जो चीज़ें चल रही हैं, आप क्या कहेंगे पीटीआई ने अचीव क्या किया है? मतलब अपना सूबा जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो बुरी कंडीशन में है। पार्टी में अगर आप देखें इसने क्या किया है, पार्टी जो है वो उसमें जो एक आपको नज़र आता था कि रिफ्ट है, वो ज़्यादा उभर के जो है वो सामने आ गई है। वर्कर डिसएनफ्रेंचाइज हो गया है। मकासद जो लेकर आए थे वो तो बिल्कुल कहीं दूर ही हैं, वो तो अचीव होने से बिल्कुल दूर हैं। तो अचीव किया क्या है, इससे मिला क्या है पीटीआई को? मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत को कोई फेवर ही मिली है पीटीआई में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई को कोई समझदारी का फैसला या सियासी फैसला नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे में पीटीआई ने बहुत कुछ खो लिया है। असूली तौर पे पीटीआई अगर वही बात मान लेती कि ठीक है, वो कहते कि एक तो फाइनल कॉल नहीं है, दूसरा ये कहते हैं कि ठीक है हमें रोक दिया गया है, और हम अगर संजानी के मकाम पे जलसा करके वापस चले गए हैं, तो पीटीआई का एक दबाव रहता हुकूमत के ऊपर, ना पार्टी के अंदर इतनी अफरा तफरी होती। अब पीटीआई ने अब आखिरी कार्ड जब बना के खेल दिया कि जी हम बस ठीक है, हम फाइनल कॉल देने आ रहे हैं और हम अपने लीडर को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में पीटीआई ने एक सियासी गलती की। फिर दूसरा मसला ये हुआ कि बुशरा बीबी जब पेशावर पहुंची, तो पेशावर पहुंचने के बाद उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले ली, वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर साहब के साथ मिलके। उससे भी पार्टी के अंदर खासी जो है वो एक तफरीक पैदा हो गई। उनकी बहन इमरान खान साहब की जो खासी मुतारक थी, उन्होंने थोड़ी सी साइड लाइन पे हो गई। जो पीटीआई के लोग वहाँ पे दो ग्रुप, बड़े ग्रुप थे, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा का ग्रुप, उन दोनों ने भी उस तरीके से तावन नहीं किया जिस तरीके से अली मीन गंडापुर जो है वो सोच रहे थे। अगरचे बुशरा बीबी ने पैगाम भी भिजवाया आतिफ खान साहब को कि भाई ये मामला बाकी आप बाद में तय कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो रिहाई है इस वक्त अपने लीडर की, उसके लिए हमें सबको यकसू होना चाहिए। अब आतिफ खान और शाहराम ने ये बात मान तो ली, लेकिन आप कहें कि वो उस तरीके से शरीक हुए एहतजाज के अंदर, ये मामला भी नहीं था। फिर जो कारकुनान खासतौर पर गुस्से में नजर आए वापस जाने के बाद कि लीडरशिप जख्मी नहीं हुई, लीडरशिप गिरफ्तार नहीं हुई, कई लोगों के ऊपर ये शक किया गया कि वहां पहुंचे नहीं है, अपने अपने इजला से तस्वीर और वीडियोस बनाकर भेजते रहे। तो मैं समझता हूँ पीटीआई ने शायद एक गलत सियासी फैसला किया।
अगर पीटीआई अपने इस एहतजाज को रोके जाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर लेती या कोई नई तारीख के बाद दोबारा से एहतजाज की कॉल दे लेती तो शायद इसे सियासी नुकसान ना पहुंचता। अब अगर अटक के ब्रिज के ऊपर ही अगर उन्हें रोक दिया गया था और आगे फर्ज में फोर्स इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरह वो कहते हैं हमारे ऊपर शेलिंग की जा रही थी, तो अटक के ब्रिज के ऊपर तो वो बड़ा जलसा कर सकते थे, जेपीके से लोग आए हुए एक बड़ा शो भी कर सकते थे। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए तो जो फिर ब्रेस्ट सैफ ने जो इमरान खान साहब के हवाले से कह दिया कि उन्होंने राजी हैं कि उस संजानी के मुकाम पर जलसा कर लें लेकिन बेशक ना जाए डी चौक, उस पे भी अगर अमल दरामद हो जाता तो शायद इतना नुकसान भी ना नहीं, होता। वो तो बेचारे उनको तो ये कहा गया ना, आपने बीबी की बहन की भी वो सुनी होगी कि वो तो झूठ बोल रहे थे, तो प्रूव हो गया खान की कोई इस तरह की नहीं आई थी। फिर जो वो मशाल यूसुफजई हैं उन्होंने भी इसी तरह कहा कि जी हमने कहा कि बात करा दें, कोई वीडियो को कुछ भी नहीं था, तो वो तो उनको तो झूठा कर दिया ना कि वो तो गलत बयानी जो है वो कर रहे थे, वो तो आपने सुन लिया। नहीं देखे, अगर उन्हें झूठा करार दिया गया तो क्या बैरिस्टर सैफ आज भी हुकूमत की तर्जमानी नहीं कर रहे? क्या आज भी पार्टी पॉलिसी जो केपी की हुकूमत की है वो बैरिस्टर सैफ से ही पूछी जा रही है? अगर बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला था तो पार्टी में एक्शन क्या लिया गया? विशाल यूसुफजई को तो एक इंटरव्यू पे हटा दिया गया, वो टीवी चैनल पर उन्होंने आके की बात की, बैरिस्टर सैफ को क्यों ना हटाया गया? और ये मुमकिन नहीं है इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी की वो इमरान खान साहब की जो हदायत हैं उससे हट के कोई काम कर रहे हो। और अली मीन गंडापुर साहब तो इस वक्त मुसलसल जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इनके साथ सिर्फ वाहिद शख्सियत है जिनका सियासी फैसलों के हवाले से राब्ता मौजूद है। और जब भी वो मिलने गए हैं सारी ब्रीफिंग केपी की और सारे एहतजाज की ब्रीफिंग अली मीन गंडापुर साहब देते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर इस बात में वो कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे थे, बैरिस्टर सैफ अगर झूठ बोल रहे थे तो फिर पार्टी ने एक्शन लेके साबित करना था कि उन्होंने गलत बयानी की। मैं समझता हूँ ये कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर जो इस वक्त पार्टी के लिए शदीद जो है वो इज़्तिराब का बायस भी बनी है। सलमान अकरम राजा साहब पहले रोज तो कहते हैं मैं बर्दाश्त कर गया, जो बातें होती रही, लेकिन दूसरे दिन जब बातें हुई तो वो उठकर चले गए। उन्होंने कहा जी मैं इस किस्म की बातें नहीं सुन सकता। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई के अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी है उसको पीटीआई के लिए मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा जरूरी है क्योंकि जेल में है। मैं बिल्कुल ये जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी पॉइंट लेके जाऊं। ब्रिगेडियर साहब एक कहावत है, इसमें कहा जाता है जी टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। पीटीआई में पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा लोग थे जो कभी कोई एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है। बुशरा बीबी के आने के बाद मेरा ख्याल है कि रादर देन यूनाइटिंग द पार्टी वो डिवाइड जो है वो खलीज जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ गया है। मतलब अब वो एक घरेलू खातून है लेकिन वो जलसों में आके जो है जो पार्टी के जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आके लोगों को आके चाहे पीटीआई उसको इंडोर्स करे ना करे, लेकिन बैकडोर जब भी हमने लोगों से बात की है लोगों ने इसको जो है वो एक्नॉलेज किया है, आके वो वर्कर्स को लान तान भी कर रही हैं। फिर उसके बाद ये संजानी वाला मसला ये भी, फिर अब उनकी बहन जो है वो भी आके बयानात दे रही हैं। तो ये तो पार्टी ऑलरेडी एक फ्रैक्चर्ड पार्टी थी जो कि इट्स रियली कमेंडेबल, जितना उनके ऊपर सारा कुछ होता रहा फिर भी उन्होंने 8 फरवरी को जो है वो डिलीवर किया एक फ्रैक्चर्ड पार्टी ने। लेकिन ये तो मजीद फ्रैक्चर जो है वो होता जा रहा है बुशरा बीबी के आने से। देखिए डॉक्टर, हमारी बात ये है कि इस वक्त जो है ना वो लीडरलेस पार्टी है। और आपने वो देखा कभी कि बरसात में कैसे मेंढक निकलती है। एवरीबडी वांट टू हैव हिज ओन, गेन करना चाहते हैं, कोई अपनी पैटी बेनिफिट लेना चाहते हैं। उधर बुशरा बीबी आ गई, उधर उनकी बहनें आ गई, उसके बाद डिफरेंट आपके लॉयर्स की अलग टीम है, पॉलिटिशियन की अलग है, अलीमन गंडापुर की अलग है। जब इतने लोग सॉरी टू इंटरजेक्ट ब्रिगेडियर साहब, जो बहनों की ट्वीट आई है बुशरा बीबी के हवाले से, वो आई मीन दैट इज रियली कंसर्निंग। सो आप ये मुझे बताएं, जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे गेन? इन्होंने पार्टी को तबाह कर दिया, पार्टी पीछे चली गई, वो सारे जो आपके वर्कर थे वो बेचारों का बुरा हाल कर दिया। कई बेगुनाह, इनमें आई वुड से 80% बेगुनाह होते हैं वो बंद हुए। उन बेचारों को उनको किससे छुड़वाना है? कोई इनका वाली वारिस नहीं है। सो आपने अपनी पार्टी को तबाह करके रख दिया। अगर आप संजानी बैठ जाते और वहां जाके हुकूमत कहती है हम पार्टी एक कमेटी बना रहे हैं, आप निगोशिएट करते, चले बेचारे जो 9 मई से अरेस्टेड हैं उनमें कुछ लोग जो कम जराइम से उनको छोड़ दिया जाता, या बानी पीटी को थोड़ी जेल में रियायत मिल जाती, मिलने के लिए
ज्यादा लोग चले जाते। आपने क्या किया, उनको आइसोलेट कर दिया। मुझे तो लगता है इस पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो वाकई चाहते हैं कि ये बानी पीटीआई को बिल्कुल फारिग करें और हम पार्टी पे कब्जा कर लें। तो ये सिंसेरिटी आपके सामने, आप इनके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिस वक्त पारा चनार में कुरम में हुआ, इनको चाहिए था, दैट वाज अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। ये कहते कि जी हम ये हालात कह रहे, सीएम इज गोइंग देयर, सो हम 1 महीने के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पार्टी को ये हम कैंसिल कर रहे हैं। इससे आप ये देखेंगे इनको कितना एक्सक्यूज भी मिल गया था और ये अपना काम कर लेते हैं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, we're moving towards the closing of the program। आपसे जानना चाहती हूँ कि देखें एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हुकूमत वक्त जो है ना उस पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त पीटीआई जो है वो इस वक्त अगर आप कहें कि सियासी तौर पे जो है वो बिल्कुल ही जो है इट्स इन द डोलड्रम्स राइट नाउ। जितनी उसमें जो है वो इंतशार है, जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी सुबकी का सामना हुआ इस्लामाबाद आके, क्या आपको लगता है कि अगर हुकूमत वक्त इस वक्त जो है वो पहल करे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, तो एक रेजोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब है बातचीत के दरवाजे तो हुकूमत को बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ देने की पोजीशन में वफाकी हुकूमत ही है। लेकिन मारिए, मैं बहुत जल्दी से, मुझे पता है क्लोजिंग मूवमेंट्स हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, स्टेट एंड मीडिया के तवस्सुस से एक मशवरा, अगर आप इजाज़त दें, पीटीआई की क़यादत को देना चाहूँगा कि अगर आप हिकमत अमली बना रहे हैं मतलब है मज़ाहिमत की, लड़ने की, तो आप कम से कम ये करें कि जी चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व ना करें। चीफ मिनिस्टर को ये कहें कि भाई आप फोकस करें अवाम के मसाइल हल करने पे, डिलीवर करने पे, और जो फिर सियासी क़यादत जो मतलब है दूसरी क़यादत होती है, वो जलसा जुलूस करना शुरू करे। फिर एक और ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पीटीआई वाले, वो समझते हैं कोई एक बहुत बड़ा धरना जो इनके मसले का इलाज होगा। ये मैं बाद में करूंगा कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, या और भी जो इनके हैं महमूद खान चिकज़ई ने भी, कि आप पहले जिलों के अंदर जाके एहतजाज करते हैं, थोड़ा सा एक मोमेंटम बनाते हैं, उसके बाद फिर जनाब कोई फाइनल डे नहीं होता किसी तहरीक का। तहरीक ये नहीं होता कोई 2020 का मैच है कि हम सुबह निकले और शाम तक हमने फैसला कर लिया। तहरीकें बाज़ औक़ात हफ्तों, महीनों, सालों चल रही होती हैं। तो इनकी अप्रोच जो है ज़रा सी फ्लॉड है। तो एक तो ये कि अमीन गंडापुर पे बहुत ज्यादा मलबा ना गिराएं, क्योंकि अगर इनके हाथ से फर्ज करें गवर्नर रूल लग जाता है, ठीक है ना, तो इनके पास एक जो जाए पनाह है वो भी इनके हाथ से निकल जाएगी। तो इनके अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में ये है कि जी अपनी सूबाई हुकूमत को बचा के चलें, वो अवाम के मसले हल करे, पारस चनार का मसला हल करे, गुर्बत का, तालीम का, इलाज मालजे का, मईशत को ठीक करने का, वहाँ का, ठीक है ना, दहशत गर्दी से लड़ाई का, वहाँ के लोगों को बिल्कुल करे, वही मैं कह रहा हूँ। और पोलिटिकल क्यादत लड़ती नहीं, एक आप अलग करें जी, वो केपी का जो सदर हो कोई और हो पीटीआई का। कता कलामी की माफी आमिर ज़िया साहब, ये रोज जो ऐलानात आते हैं इस्लामाबाद में यलगार करने के, मेरा ख्याल है ये भी अब इससे भी जो है ना कुछ अचीव नहीं होगा। बड़ा धरना, बड़ा शो की जगह आप फ्लैश मुजाहरा करें, बैठ जाए। और आखिरी बात देखिए, पीटीआई का जो परवरिश हुई है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हुई है, मौरूसी सियासत के अगेंस्ट हुई है। वो इस बात के खिलाफ हुई है कि जी खानदान का कोई नहीं आएगा, इमरान खान लीडर है, उनके नीचे जो मेरिट पे लोग आएंगे वो बेगम साहिबा आ गई हैं। तो अच्छा, अब मैं वही कह रहा हूँ, तो ये बहन भी आ गई है। ये उनकी पार्टी के खमीर के खिलाफ है। तो अगर वो इस बात, देखिए किसी भी बेगम का या बहन का बिल्कुल जिम्मेदारी है कि अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए वो जिद्दोजहद करे, लेकिन सियासी फैसलों में आके पार्टी चलाना जो है, जैसे कि बुशरा बीबी साहिबा का, फिर हमने साहब आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने दरवाजे जो है ये कम्युनिकेशन के राब्ते बंद नहीं कर सकते। आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, आपने वो डिलीवर करना है। अपने मजमूम सियासी मकासद से हट कर ऊपर आपने देखना है, अवाम की तरफ देखना है, अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। ऑन दैट नोट we'll close today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.